ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शाओ से होती है, जिसे यहाँ चोट लगी होती है और जोस की चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है। जब वो यहाँ से जाने लगता है तो शाओ उसे रोकती है और कहती है कि मत जाओ, क्या तुम भी उन लोगों की तरह मुझे डिसलाइक करते हो? तो फिर जो यहाँ पे रुक जाता है। शाओ फिर उसे किस करने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ही ड्रंक होती है। जो उससे पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा फियांसी नहीं हूँ। तो शाओ तो कह रहती है कि मुझे वो नहीं चाहिए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ असल में आज जेल से छूटकर बाहर आई होती है। जब वो यहाँ अपने घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर के अंदर इतनी बड़ी पार्टी चल रही है, तो वो खुश हो जाती है ये सोचकर फिर शायद उसकी फैमिली ने आज उसके जेल से छूटकर आने की खुशी में ये पार्टी रखे हुए। पर तभी वो दोनों मेट्स को बाहर आपस में बातें करते हुए सुनती है, तो उनकी बातों से शाओ को पता लगता है कि ये पार्टी असल में उसकी अडॉप्टेड सिस्टर के लिए। यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसके बर्थडे के लिए यहाँ पर शाओ के फियांसी ने इतने फेमस म्यूजिशियन को भी बुलाया होता है और बहुत ही अच्छा इंतजाम कर रहा होता है। शाओ ये सब सुनकर अपसेट हो जाती है और तभी मेड आपस में ये भी कह रहे होते हैं कि शाओ तो कितनी बेचारी है, वो इस फैमिली की रियल डॉटर है तो भी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब वो 14 साल की थी तो यहाँ अपनी फैमिली के पास पहली बार आई थी, पर तभी भी वो लोग उससे ज्यादा उसकी अडॉप्टेड सिस्टर यून को ही मानते थे और 18 साल की एज में उन लोगों ने उसे जेल भेज दिए थे। और तभी इतने में जैसी वो अंदर जाने को करती है तो मेड उसे बाहर ही रोक लेती है, पर फिर वो लोग देखते हुए उसे पहचान लेती है तो फिर उसे अंदर जाने दे देती है। यहाँ पर शाओ जैसी पार्टी में एंटर करती है तो पार्टी में आए हुए सारे लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि ये कौन लड़की है, आखिर पार्टी में क्या कोई भी लोग उठकर आ गए। तभी शाओ देखती है कि उसकी अडॉप्टेड सिस्टर के पैर में यहाँ चोट लगी होती है और इसका फियांसी हान उसे मेडिसिन लगा रहा होता है। वो बहुत ही खुश होकर उसके पास जाने वाली होती है, पर इतने में यहाँ पर यून हान से पूछती होती है कि आज तो सिस्टर जेल से छुटकर आने वाली है तो तुम उसे पिक करने नहीं जाओगे, तुम्हें लेट हो रहा होगा। तो वो तो कह देता है कि उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए तुम हो। यून फिर हान को बता रही होती है कि इतने सालों से उसकी सिस्टर जेल में है और उसकी फैमिली ने सभी लोगों को ये बताया हुआ है कि वो अब्रॉड में स्टडी करने गई है, तो अब जब वो जेल से छुटकर आ जाएगी तो उसकी और तुम्हारी शादी होगी। तो हाँ, तो यहाँ पर शाओ की बुराई करते हुए कह रहा होता है कि वो उसकी लाइफ में एक डॉग की तरह है जो कि उसके पीछे पड़ी हुई है और उसकी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बस उससे नाम की एंगेजमेंट करा हुआ है। शाओ तो ये सुनते ही रोने लग जाती है और उसका तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक हो जाता है ये सोचकर कि वो 7 साल से अपने इस फियांसी को परस्यू करने में लगी थी और वो उसके बारे में इस तरीके की सोच रखता है। फिर यहाँ पर हान यून से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी चोट अब कैसी है, तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर हो तो मेरी चोट ठीक हो गई है और फिर वो उसे हक कर रही होती है। शाओ ये सुनने के बाद फिर बहुत ही अपसेट होती है और तुरंत ही जाकर वाइन का ग्लास उठा के लेकर आती है और तुरंत ही इस हान के मुंह पर फेंक देती है। तो फिर हान चिल्लाता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। शाओ तो उसे कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। फिर यून तो जल्दी से शाओ के मॉम डैड के पास हान को लेकर जाती है और उन्हें इस बारे में बता देती है। तो यून के डैड फिर शाओ को चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने बताई है कि तुमने फिर उसे मिसअंडरस्टूड करी हो कि वो अपने ब्रदर इन लोग को सेड्यूस कर रही थी। क्या तुम पागल हो गई हो? 3 साल जेल में रहने के बाद भी तुमने कुछ सीखी नहीं? अभी इसी वक्त अपनी सिस्टर से माफी मांगो। शाओ बताती है कि पिछली बार भी यून ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाए थे और आप सभी ने मेरे ऊपर नहीं बल्कि उसके ऊपर बिलीव करके मुझे जेल भेज दिया था और आज भी इवन आप लोग उसी के ऊपर ही बिलीव कर रहे हैं और आप लोग उसके लिए मुझे मार रहे हैं, इसलिए अगर कोई गलत है तो वो आप लोग है। तो फिर उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और यहाँ पर स्टिक से उसके सर पे मारते हैं। शाओ को इतनी चोट भी लग जाती है पर फिर वो कुछ नहीं कहती है और यहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी उसे ऐसे देखकर हान उसके पीछे जाने को करता है तो यून जल्दी से उसे रोक लेती है और बहाना करती है कि मेरे पैर में भी दुख रहा है। तो फिर यहाँ पर हान उसके लिए रुकने को मान जाता है। फिर शाओ बाहर आने के बाद तुरंत ही जू को कॉल लगाती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। जू तो ऑलरेडी यहाँ पर शाओ के लाया होता है और वो जल्दी से उसे उठा के लेकर जाता है। फिर इसी के साथ यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि शाओ और जू साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर जू का असिस्टेंट उसे आकर सब बताता है कि कल रात पार्टी में क्या हुआ। वो बताता है कि आपके निफ्यू हान ने मिस शाओ को चीट किया है और असल में उनकी वजह से मिस शाओ को उनके पेरेंट्स ने मारे। तो इस सुनने के बाद जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि उसके निफ्यू हान को वो सबक सिखाए। फिर यहाँ पर हम हान और यून को देखते हैं जो कि साथ में क्लब में बैठे होते हैं और यून पूछती होती है कि आखिर तुम्हारे अंकल ने हम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाए होंगे, क्या वो हमें वन यू ग्रुप कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले होंगे। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स। तो अभी इतने में यहाँ पर जो का असिस्टेंट आया होता है तो उसे देखकर हान कहता है कि अंकल कहाँ पर है। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि असल में आपकी कल की सारी हरकतों के बारे में बॉस को पता लग गया और उन्होंने मुझे आपको ये गिफ्ट देने के लिए भेजा है। ऐसा बोलकर वो उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो यून खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है और हान
असिस्टेंट से कह देता है कि मेरे अंकल को मेरे लिए थैंक्स बोल देना। फिर असिस्टेंट के जाने के बाद ये दोनों ही बड़े खुश हो रहे होते हैं। और हान तो यहाँ पर यून से कह रहा होता है कि उसकी अगर शाओ से शादी भी होगी ना तो भी वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा। लेकिन फिर ये कहती है कि सिस्टर ने तो हमारे रिलेशन को मिसअंडरस्टूड कर लिए, तो अगर कहीं उसने तुम्हारे अंकल को हमारे बारे में कंप्लेन कर दी तो फिर। तो हान कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मेरे अंकल बहुत ही कोल्ड पर्सनालिटी वाले और ऐसी कोई भी लड़की उनके नजदीक नहीं जा सकती है। और वैसे भी मेरे अंकल के बाद आखिर ये कंपनी मेरी है और सब कुछ मैं संभालूंगा, तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है। फिर यून जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को खोल कर देखती है तो इन दोनों को पता लगता है कि ये कोई कंपनी के साथ बिजनेस डील का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि हान को कंपनी से फायर करने का कॉन्ट्रैक्ट है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और तुरंत यहाँ से निकलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो उसे होश आता है कि उसने ये क्या कर लिया। वो जल्दी से ड्रेसअप होकर यहाँ से भागने लगती है, पर तभी जो जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि तुम बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल बन रही हो। तो फिर वो बताती है कि असल में कल रात वो बहुत ही अपसेट थी और ड्रंक भी, तो इसलिए वो बस सॉरी बोल सकती है। शाओ कहती है कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि मैंने आखिर 10 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी, तो इस वजह से तुम मुझे रिपेयर करने के लिए कल रात तुमने मुझे रिजेक्ट नहीं किया और मेरी बात मान गए, इसलिए मैं कह रही हूँ मैं अब तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तभी जोर से रोकता है और जल्दी से फिर उसे उसका बर्थडे गिफ्ट यानी कि एक नेकलेस देने लगता है और बताता है कि ये मैं कल ही देने वाला था पर मौका ही नहीं मिला। शाओ शॉक हो जाती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद है। तभी शाओ याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि स्कूल टाइम से ही शाओ हान को पसंद करती थी और उसे परस्यू करने में लगी थी, पर वो तो उसका बर्थडे तक याद नहीं रखता था और उसे छोड़कर वो यून का बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था। यही सब याद करके वो अपसेट होती है कि आज तक हान को तो उसका बर्थडे कभी याद ही नहीं था। जो से कहने लगता है कि तुम मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारा हर बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और फिर जो तो यहाँ नील डाउन होकर उसे शादी के लिए प्रपोज करने लगता है और रिंग दिखा रहा होता है। शाओ कहती है कि आखिर मैं तुम्हें हाँ कैसे बोल सकती हूँ, हम लोग तो सिर्फ एक ही बार मिले और मैं तो अभी तुम्हारा नाम भी ठीक से जानती नहीं हूँ। तो फिर जो उसे बताने लगता है कि मैं बहुत ही कंजर्वेटिव पर्सन हूँ, 29 ईयर्स में मेरे आसपास आज तक कोई लड़की नहीं रही है और अब तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड कर रही हो तो आखिर मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को क्या बोलूंगा। और वैसे भी ये पहली बार नहीं है जो हम लोग मिल रहे हैं, 10 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। तो भी शाओ नहीं मानती और कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। वो यहाँ से चली जाती है। जो तो सोच रहा होता है कि उसने 10 सालों से उसका इंतजार करा है, तो वो और उसका इंतजार करेगा जब तक वो अपनी फीलिंग्स को पहचान ना ले। तभी जो के घर के बाहर उसका नेफ्यू यहाँ पर हान आया होता है और वो असिस्टेंट से कहने लगता है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे अपने अंकल से कुछ जरूरी बात करनी है। तो फिर असिस्टेंट मना करता है कि बॉस अभी किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ है, इसलिए तुम उन्हें डिस्टर्ब करने नहीं जा सकते। तभी दरवाजा खुलता है और शाओ बाहर आ रही होती है, पर जैसे ही वो हान को देखती है तो वो वापस से पीछे मुड़ जाती है। इतने में जोर से कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर है कि वो हमारे रिलेशनशिप को जान जाएगा। तो शाओ कहने लगती है कि आखिर वो मेरा फियांसी है। फिर वो याद करती है कि नहीं, कल रात ही मैंने उसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ ली थी। तभी यहाँ पर हान देख रहा होता है कि अंकल के साथ ये कौन लड़की है और फिर जल्दी से हान अंदर आने को कहता है ये देखने के लिए कि क्या ये शाओ है, पर तभी शाओ जल्दी से अंदर चली जाती है। तो हान फिर जो से पूछता है कि अंकल वो कौन लड़की थी, आप तो कभी किसी लड़की को अपने घर नहीं लाते। तो जो हान को बताता है कि वो तुम्हारी आंटी थी। फिर हान जो से यहाँ बात करने आता है और उससे कहता है कि आखिर अंकल आप मुझे ऐसे कैसे फायर कर सकते हैं, मैंने बस आपके कल इंस्ट्रक्शन ही तो नहीं माना था ना, आपने मुझे शाओ को पिक करने जाने के लिए बोला था, लेकिन उस वक्त यून के पैर में चोट लग गई थी और मेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी यून है। जो इस बात पर गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी फियांसी कौन है, तो तुम्हें अपनी फियांसी की फिक्र करनी चाहिए या फिर उसकी सिस्टर की। तो हान यून की साइड लेते हुए कहने लगता है कि यून आखिर अपनी फैमिली की अडॉप्टेड सिस्टर है, तो अगर मैं उसकी केयर नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस बात पर जोई से चिल्लाता है कि क्या शाओ ने सफर नहीं करी है, वो इतने साल जेल में रहकर आई है और तुम्हें उसकी कोई पड़ी नहीं, बल्कि उसकी पड़ी है जो कि अपनी फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है, जिसने शाओ की जगह उसे छीन ली और उसकी फैमिली का प्यार भी। तो हान को तो यहाँ पर शाओ से कोई मतलब ही नहीं होता। जो उसे कह देता है कि ठीक है, तुम्हें उसकी कोई नहीं पड़ी तो मुझे भी अब तुम्हारी कोई नहीं पड़ी। वो यहाँ से जाने लगता है। तो हान कहता है कि अंकल आप मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपने मेरे डैड की मरते वक्त उनसे प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। जो कह देता है कि मैं बस अपने बिग ब्रदर की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें अभी छोड़ता भी नहीं। और फिर जो इस बारे में सोच रहा होता है कि वो शाओ से 10 साल पहले मिला था जब उसने उसकी जान बचाई थी।
यहाँ पर जो सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि तुम इससे प्यार करती हो तो तुम इसके साथ हैप्पी रहोगे और ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। अगर मुझे पहले पता होता कि ये तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करने वाला है तो मैंने बहुत पहले ही इससे तुम्हें छीन लिया होता। और फिर यही सोचकर जो यहाँ से चला जाता है। हाँ जल्दी से असिस्टेंट को रोकता है और कहता है कि तुम मेरी कोई हेल्प करो, देखो तुम मेरे अच्छे फ्रेंड रह चुके हो, तो मुझे इस बारे में बताओ कि आखिर अंकल मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों गया। फिर जो जैसे यहाँ घर पे आता है तो उसे मेड के जरिए पता लगता है कि शाह ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है और वो ये बोलकर गई है कि वो उसके लिए कोई भी ट्रबल नहीं क्रिएट करना चाहती है। फिर जो तुरंत यहाँ से शाह को ढूंढने जाता है और शाह तो यहाँ कार में बैठकर निकल चुकी होती है और वो फिर यहाँ पर हान के बारे में सोच रही होती है। और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हाई स्कूल टाइम में हान ने उसकी जान बचाया था, तभी से तो वो उससे परस्यू कर रही थी। पर फिर हान बिल्कुल ही चेंज हो गया था और वो उसकी जगह उसकी अडॉप्टेड सिस्टर यून की ज्यादा केयर करता था और यून के लिए उसे हमेशा चिल्लाता भी रहता था। और यून तो बस उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी और उसने ही जानबूझ के अपने आप को चोट पहुंचाते हुए शाह के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दी थी कि उसने उसे मारने की कोशिश की है और उसने हान को भी यकीन दिला दी थी। तो फिर हान तो ये देखने के बाद यून के ऊपर यकीन करते हुए शाह को जेल भेज देता है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और शाह सोच रही होती है कि उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हान पहले कितना ज्यादा अच्छा था और वो इतना बदल गया। तभी शाह की कार के सामने एक कार आके रुकती है तो ड्राइवर इस बारे में बताता है कि किसी ने अपनी कार आगे रोक लिया है। फिर जो अपनी कार से बाहर निकल के शाह के पास आता है तो शाह उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसकी कार का डोर खोलता है और कहता है कि तुम मेरी कार में आके बैठो और फिर वो उसे अपना हाथ देता है। तो फिर शाह को उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ पर वो उसे अपनी कार में लाने के बाद इस बारे में बताता है कि मैं मेनली 2 रीजन की वजह से तुमसे मिलने आया हूँ। पहला तो ये कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ब्रेकअप का जो सेकेंड ये होता है वो बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। इस वक्त तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रही होंगी, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा और तुम बहुत ही हर्ट होंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने आना चाहता था ताकि तुम बिल्कुल भी अकेला ना फील करो और अपने आप को ब्लेम मत करो। उसे समझाने लगता है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है एंड वो प्यार करना डिजर्व करती है। शाह कहती है कि लेकिन मैं तो जेल से आई हूँ और मेरी फैमिली में भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है और तुम तो बहुत ही अच्छे हो और मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेटर पार्टनर डिजर्व करते हो। तो जो तो यहाँ पर शाह को बता रहा होता है कि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक है और इररिप्लेसेबल है, तो वैसा बिल्कुल ना सोचे। और फिर ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है। अभी असिस्टेंट तो यहाँ खुश हो रहा था। शाह फिर असिस्टेंट को देखकर दूर हो जाती है और कहती है कि तुम दूसरी चीज क्या बताने वाले थे। तो जो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम जब अपने घर जाओगी तो तुम्हारी फैमिली फिर से तुम्हें बुली करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए साथ चलना चाहता हूँ। शाह इसके लिए मान जाती है। फिर दोनों जैसे यहाँ पर शाह के घर के बाहर पहुंचते हैं तो शाह तुरंत ही से रोकती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मत चलो, क्योंकि वैसे भी मेरी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और अगर तुम भी वहां पर चलोगे तो वो लोग तुम पर भी उंगली उठाएंगे और पूछेंगे कि हमारे बीच में क्या रिलेशन है, इसलिए मैं अकेली चली जाती हूँ, यही काफी है। और वो मन में सोच रही होती है कि मुझे फालतू का तुम्हारे लिए कोई ट्रबल नहीं करनी है। तो जो शाह की बात मान जाता है और फिर शाह अकेले अपने घर में जा रही होती है। अभी असिस्टेंट जो इस बारे में पूछ रहा होता है कि बॉस आखिर आप मिस शाह को अकेले क्यों जाने दे रहे, अगर आप उनके साथ जाएंगे तो फिर ज्यादा बेटर होता ना, आप उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते और कोई उन्हें बुली नहीं कर पाता। तो जो कहता है कि शाह यही चाहती है तो मैं उसके हर डिसीजन को रिस्पेक्ट करूंगा और वैसे भी ऑलरेडी वो अब तक बहुत हर्ट हो चुकी है और अगर अब उसे पता लग गया कि जिस फियांसी ने उसे धोखा दिया है मैं उसी का ही अंकल हूँ तो शायद वो मुझसे भी दूर होने की कोशिश करेगी, इसलिए बेहतर है कि अभी उसे ना पता लगे। असिस्टेंट पूछता है कि फिर बॉस आप मिस शाह को उनकी फैमिली के पास अकेले से जाने देने वाले, वो लोग उन्हें तंग करेंगे तो। वो कहता है कि मैंने सोच लिया हूँ कि मेरे रहते हुए उसे कोई कुछ नहीं कर सकता और वो अब मेरे साथ रहकर जो चाहे वो कर सकती है और उस टाइम पर चाहे वो उन्हें माफ कर दे और या ना माफ करे, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तभी यहाँ घर पे यून से मिलने के लिए हान आया होता है और वो उसे बता रहा होता है कि उसके अंकल की वजह से वो उसे छोड़ने का सोच रहा है, नहीं तो फिर उसके अंकल उसे छोड़ेंगे नहीं। तो फिर ये मना रही होती है कि ऐसा मत करो। तभी इतने में शाह को अंदर जाते हुए देखकर हान जल्दी से उसे रोक लेता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुमने मेरा कॉल कट कर दी, बताओ आखिर कल रात तुम कहाँ पर थी। तो शाह से ये चीज क्लियर करती है कि हमारी एंगेजमेंट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम मुझसे ये सब सवाल करो। तभी इतने में यहाँ पर शाह के डैड आ जाते हैं और वो उसे ताने सुनाने लगते हैं कि 3 साल जेल में रहने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं सीखी है और ऊपर से ऐसी बदतमीजी करने के साथ साथ वो कल रात घर पे भी नहीं थी। इसलिए यहाँ पर उसके डैड तो फिर बटलर को बुलाकर उसे पनिशमेंट के तौर पे रूम में लॉक करने के लिए कह रहे होते हैं ताकि उसे यहाँ के रूल्स अच्छे से याद रहे और वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। तो यहाँ पर शाह फिर उन्हें जवाब देती है कि जब से वो इस घर में आई है, जब वो 14 साल की थी तभी से उन लोगों को उस पर कभी बिलीव था ही नहीं और उन लोगों ने हमेशा उसकी जगह यून पर ही बिलीव करे।
और आपने इसकी वजह से मुझे ऑलरेडी मारा भी है, चिल्लाया भी है, तो इसलिए अब और नहीं, आज से और इसी वक्त से मैं आपकी फैमिली के साथ सारे रिश्ते कट कर रही हूँ और अब मैं कोई इस फैमिली की बेटी नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फेक कर दे देती है। तो उसके डैड तो शॉक हो जाते हैं और उसकी मॉम यहाँ पर उसे चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि आखिर तुम जैसी अनग्रेटफुल लड़की को मैंने पैदा भी कैसे करी, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो शॉ कहती है कि मैं तो ऑलरेडी जा रही हूँ, बस मैं अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की कुछ चीजें ले लूँ, तो क्यों ना तुम मॉम डैड से माफी मांग लो, तो शायद वो तुम्हें माफ करके यहाँ पे रख लेंगे। फिर यहाँ पर यून तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, ये चली जाएगी तो अब इस फैमिली की इकलौती मैं ही बचूंगी। तब यहाँ पर जैसे ही शाओ अपना लगेज लेकर जाने लगती है तो यूनो से कहती है कि तुम्हारे जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी मर भी चुके हैं, नहीं तो सोचो यहाँ से जाने के बाद तो तुम तो हेल्पलेस हो जाओगी और तुम रहोगी कहाँ पर। फिर हान भी कहने लगता है कि तुम अगर माफी मांग लोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट वापस से कंटिन्यू करूंगा। शाओ हान से कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे ट्रैश मैन को अभी भी एक्सेप्ट करने वाली हूँ। फिर तो शाओ के डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहने लगते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, और वो बटलर को ऑर्डर देते हैं कि हमारे फैमिली के नाम पर जितने भी होटल्स हैं उन सभी में ये रुक नहीं सकती, ऐसा ऑर्डर दे दो। तभी एक बहुत बड़े होटल का मैनेजर यहाँ पर शाओ को अपने होटल में इनवाइट करने के लिए आया होता है और यहाँ पर उसे अच्छे से वेलकम कर रहा होता है। तो ये सारे लोग शॉक हो जाते हैं, खास करके शाओ की मॉम तो। और यहाँ पर हान भी इस बारे में सोच रहा होता है कि ये होटल तो असल में उसके अंकल का है, तो वो सोचने पड़ जाता है कि क्या शाओ का सच में मेरे अंकल के साथ कोई रिलेशनशिप है। फिर शाओ तो उन लोगों के साथ बाहर चली जाती है। जैसे वो बाहर आती है तो यहाँ पर जोस के पास आता है, शाओ से थैंक यू बोलने लगती है कि पहली बार मुझे फील हुआ कि कोई मेरे साथ है और वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फिर जो पूछता है कि क्या सिर्फ तुम मुझसे थैंक यू बोलोगी, तो शॉ कहती है कि मैंने अब सोच ली हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो बताओ क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहोगे। जो तो ये सुनकर शॉक हो जाता है कि शाओ मान गई है। यहाँ पर असिस्टेंट भी फिर खुश होने लगता है और जो तो जल्दी से शाओ को उठा लेता है और बताने लगता है कि मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया था, और फिर वो तो उसे लेकर चला जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हान जैसे ही निकलने को करता है तो यूनो से रोककर कहने लगती है कि सच में सिस्टर तो कितनी ज्यादा खराब है, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी शेमलेस निकलेगी कि पैसों के लिए इसी मैन को अपने आप को बेच देगी, और इवन पैसे नहीं, उसने घर के लिए सब करी है। तो यहाँ पर हान शाओ की साइड लेते हुए कहने लगता है कि शाओ ऐसे टाइप की बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसके बारे में ऐसा मत बोलो। मुझे पता है कि उसने बस वो सब एक्टिंग करने के लिए उन लोगों को बुलाई थी ताकि मैं जेलस फील करूँ और उसके पास जाऊँ, और माना उसने तुम्हारे साथ बुरा करी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसके पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बात करोगी और कुछ भी उसके बारे में बोलोगी। और फिर ये बोलकर हान यहाँ से चला जाता है। तो ये उनको बहुत गुस्सा आती है कि इतने टाइम से मैंने इसे अपने कंट्रोल में रखी हुई थी, पर ये तो पूरा मेरे हाथ से निकल चुका है। अगर ये उस शाओ के पास चला जाएगा फिर तो मेरा सब खराब हो जाएगा और इस घर में भी मेरी जगह नहीं बचेगी। फिर ये तुरंत ही किसी रिपोर्टर को कॉल करती है और उसे कुछ काम दे दी होती है। फिर हम देखते हैं कि जो शाओ को कहीं और लेकर गया होता है। तो वो कहती है कि हम लोग तो मैरिज सर्टिफिकेट लेने आए थे ना। तो वो कहता है कि तुम तो ऑलरेडी मेरी हो, तो इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, अभी सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारा ट्रीटमेंट है। वो उसे मिरेकल डॉक्टर से मिलवाने लाया होता है और यहाँ पे डॉक्टर शाओ का चेकअप करने के बाद कहता है कि उसका ठीक होना पॉसिबल है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनने के बाद शाओ तो शॉक होती है और कहती है कि यानी आप कह रहे हैं कि मेरे पैर सच में ठीक हो सकते हैं। एक्चुअली मैं और भी एक्सपर्ट डॉक्टर से मिल चुकी हूँ और उन्होंने तो कहा कि मेरे पैर कभी ठीक ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये मिरेकल डॉक्टर से कहता है कि फिक्र मत करो, आधे साल के अंदर ही तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे और तुम बैले डांस करने लग जाओगी। तो इस सुनने के बाद शाओ शॉक होती है और पूछती है कि आपको ये भी कैसे पता है कि मैं बैले डांस करती हूँ। तो फिर जो का ये डॉक्टर फ्रेंड उसे देख रहा होता है और यहाँ पर फिर शाओ समझ जाती है कि जो ने उसे बताया। फिर इसके बाद दोनों फाइनली कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और जब बाहर आते तो फिर एक दूसरे को हैप्पी वेडिंग विश कर रहे होते हैं। फिर शाओ कहती है कि मुझे तो अभी तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। फिर शाओ जैसे यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट खोलकर उसका नाम पढ़ने वाली होती है तभी जल्दी इसे जो से रोक लेता है और कहता है कि नाम की क्या जरूरत है, अब तो तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुलाना होगा। शाओ फिर स्माइल करती है और यहाँ पर जो से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है कि मैरिज सर्टिफिकेट का ध्यान अब मैं रख लूंगा, तो ये मुझे दे दो। तो शाओ से दे देती है। इतने में वो देखती है कि कोई न्यूज आई हुई है तो वो देखने लग जाती है। असल में होटल रूम में हान और ये उन दोनों साथ पकड़े गए होते हैं और रिपोर्टर्स यहाँ पर उन लोगों से पूछने लग जाते हैं कि वो अपनी फियांसी को धोखा दे रहा है और उसकी सिस्टर के साथ ये सब कर रहा है। तो हान तो यहाँ पर कुछ कह नहीं पाता। शाओ ये न्यूज देखकर सोचती है कि उसने उम्मीद नहीं करी थी कि ये स्कमबैग इतनी जल्दी अपने असली रंग और बाहर निकालेगा। तभी जो सोच रहा होता है कि शाओ को मेरा ये गिफ्ट पसंद आया होगा कि नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एक क्लब गया होता है और वो सोच रहा होता है
ये शाओ ने उसे ब्लॉक कर दिया। इसका ये मतलब है कि वो बस अभी भी उसे जेलस है, इसलिए ऐसा कर रही है। तभी इतने में यहाँ पर इसके जो फ्रेंड्स आए होते हैं उनमें से एक इसे बता देता है कि उसके अंकल ने उसकी फियांसी से शादी कर चुका है और वो दोनों आज मैरिज सर्टिफिकेट लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर खड़े थे। तो हान को यकीन नहीं आता, पर फिर गुस्सा आने लग जाता है कि कहीं ये सच तो नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो और शाओ जैसे ही घर आते हैं तो यहाँ पर जो तो शाओ को किस करने लगता है और तभी यहाँ पर ये लोग पैशनेटली किस कर रहे होते हैं कि शाओ कहती है कि हम लोग रूम में चलते हैं। फिर वो उसे उठा के लेके जा रहा होता है कि तभी इतने में घर में हान आ जाता है और शाओ जैसी उसे देखती है तो वो अपना मुंह छुपा लेती है और जो भी जल्दी से उसे लेके जाने लगता है। यहाँ पर हान ठीक से देख ही नहीं पाता पर सोचता रह जाता है कि क्या वो सच में शाओ होगी। तभी इतने में असिस्टेंट उसे रोकने लग जाता है पर ये फिर भी नहीं मानता और अंदर तक आ जाता है। पर जल्दी से जो यहाँ रूम से बाहर निकलता है और उसे रोकता है। तो हान कहता है कि अंकल मैंने सुना कि आज आपने शादी कर लियो, आज आप मैरिज सर्टिफिकेट लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर खड़े थे, तो मैं अपनी आंटी से मिलना चाहता था। तो जो मना कर देता है कि अभी नहीं। तो हान कहने लगता है कि आखिर आप मुझे आंटी को देखने क्यों नहीं दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी फियांसी है। सोचो अगर आपने सच में ऐसा काम करे होंगे ना तो लोग आपके बारे में क्या बात करेंगे कि आपने अपनी नेफ्यू की फियांसी को छीन लिया। जो इस पर कुछ नहीं कह रहा होता है। तभी यहाँ पर शाओ अंदर छुप कर सोच रही होती है कि क्या उसे शक हो गया है। तभी इतने में जो जल्दी से मौका देखकर रूम में घुस जाता है और जल्दी से फिर शाओ ड्रॉप में आकर छुप जाती है और हान यहाँ देखता रह जाता है कि शाओ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर यहाँ पर जो अंदर आकर हान को चिल्लाने लगता है कैसे कैसे वो अंदर आ सकता है। फिर हान सोचता है कि शायद मैं फालतू का शक कर रहा हूँ। फिर वो चला जाता है। फिर शाओ बाहर निकलती है और जो से पूछती है कि क्या हो गया। जो कहता है कि लगता है तुम उसके बिना रह नहीं पा रही हो, तो चलो मैं तुम्हारे एक्स को कॉल करके बुला देता हूँ। फिर शाओ जो को रोकने जाती है और तभी एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है और फिर शाओ से कहती है कि तुमने मुझे फूल बनाया। वो पूछती है कि कहीं उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना। तो जो कहता है कि उसके अंदर इतना दम नहीं है जो वो मुझे परेशान कर सके। तो शाओ फिर उसकी तारीफें करने लगती है कि तुम्हारी जो कितनी ज्यादा वैल्यू है। फिर इतने में शाओ को बाहर से कॉल आती है कि उसकी फ्रेंड बहुत ही ड्रंक हो गई है। तो शाओ कहती है कि मैं अभी अपनी फ्रेंड को पिक करके आती हूँ। जो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो कहती है कि नहीं मैं जल्दी आ जाऊंगी और फिर वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यून यहाँ पर मॉम डैड से सॉरी कह रही होती है कि असल में वो भी ड्रंक थी और उसे तो हान ने फोर्स किया था, वो कोई उसके साथ जानबूझ के नहीं गई थी। और ये मन में सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो हान मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने वाला है। फिर यहाँ पर मॉम डैड आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि अब क्योंकि शाह ने तो एंगेजमेंट तोड़कर चली गई है तो क्यों ना हमें हान की फैमिली से बात करनी चाहिए कि वो लोग उसकी एंगेजमेंट पार्टनर चेंज करके यून को चुन ले और हान उसके साथ शादी कर ले। फिर हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ बार में पहुंचती है तो ऑलरेडी यहाँ पर हान उसका इंतजार कर रहा होता है और उसके फ्रेंड्स लोग कह रहे होते हैं कि देखना वो जरूर यहाँ पर उसे पिक करने आएगी। तभी यहाँ पर जैसे ही हान शाओ से बात करने लगता है तो वो कहती है कि मेरा पीछे छोड़ो, मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड के लिए आई हूँ। वो देख रही होती है कि उसकी फ्रेंड कितनी ज्यादा ड्रंक है और उसे एक बंदा परेशान करने जा रहा है। और यहाँ पर हान इसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता और इसे परेशान कर रहा होता है। तभी इतने में यून यहाँ पर आई होती है और वो ये देखकर गुस्सा होने लगती है कि ये अभी भी मेरे हान के पीछे पड़ी हुई है, बस झूठा लगता है उसके साथ एंगेजमेंट होने का नाटक करी थी। तभी शाओ हान से अपना पीछे छुड़ाती है और उसे धक्का देते हुए वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उस आदमी को दूर करती है जो उसे परेशान कर रहा था और वो उसे धमकी देकर डरा देती है कि वो अभी पुलिस को कॉल कर देगी। तो फिर वो आदमी भाग जाता है। तभी यून शाओ से बदला लेने के लिए पुलिस को कॉल कर देती है और वो हान की सेक्रेटरी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि उसके बॉस मिस्टर हान को एक लड़की ने चोट पहुंचा दी है। तो यहाँ पर फिर पुलिस पहुंच जाती है तुरंत ही शाओ को अरेस्ट करने के लिए और वो उसे और उसकी फ्रेंड को साथ लेकर जाती है। फिर लोग जब पुलिस स्टेशन आ जाते हैं तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर तो कह रहता है कि उन्हें तभी बेल मिलेगी जब यहाँ पर उनका कोई फैमिली मेंबर आएगा। तो यहाँ पर फिर शाओ की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर शाओ तो इसके लिए बहुत ही एम्बैरेस हो रही होती है और वो फिर जो को कॉल कर देती है तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसे पिक करने के लिए पहुंच जाता है। और शाओ की फ्रेंड तो जो को देखते ही उसे पहचान लेती है कि ये तो असल में हान का अंकल है और ये भी समझ जाती है कि शाओ को इस बारे में पता भी नहीं है और इसने इसे छुपा के रखा है। फिर वो तो डर के मारे शाओ को जल्दी से बाय बोलकर यहाँ से भाग जाती है। फिर हान जो से यहाँ बात करने आता है और उसे कहता है कि आखिर अंकल आप मुझे ऐसे कैसे फायर कर सकते हैं, मैंने बस आपके कल इंस्ट्रक्शन ही तो नहीं माना था ना, आपने मुझे शाओ को पिक करने जाने के लिए बोला था। लेकिन उस वक्त यून के पैर में चोट लग गई थी और मेरे लिए उससे ज्यादा जरूरी यून है। जो इस बात पर गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी फियांसी कौन है, तो तुम्हें अपनी फियांसी की फिक्र करनी चाहिए या फिर उसकी सिस्टर की। तो हान यून की साइड लेते हुए कहने लगता है कि यून आखिर अपनी फैमिली की अडॉप्टेड सिस्टर है, तो अगर मैं उसकी केयर नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस बात पर जूही से चिल्लाता है
कि क्या शाओ ने सफर नहीं करी है, वो इतने साल जेल में रहकर आई है और तुम्हें उसकी कोई पड़ी नहीं, बल्कि उसकी पड़ी है जो कि अपनी फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है, जिसने शाओ की जगह उसे छीन ली और उसकी फैमिली का प्यार भी। तो हान को तो यहाँ पर शाओ से कोई मतलब ही नहीं होता, तो उसे कह देता है कि ठीक है, तुम्हें उसकी कोई नहीं पड़ी तो मुझे भी अब तुम्हारी कोई नहीं पड़ी। वो यहाँ से जाने लगता है तो हान कहता है कि अंकल आप मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपने मेरे डैड के मरते वक्त उनसे प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। जो कह देता है कि मैं बस अपने बिग ब्रदर की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें अभी छोड़ता भी नहीं। और फिर जो इस बारे में सोच रहा होता है कि वो शाओ से 10 साल पहले मिला था जब उसने उसकी जान बचाई थी। यहाँ पर जो सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि तुम इससे प्यार करती हो तो तुम इसके साथ हैप्पी रहोगे और ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। अगर मुझे पहले पता होता कि ये तुम्हें इस तरीके से ट्रीट करने वाला है तो मैंने बहुत पहले ही इससे तुम्हें छीन लिया होता। और फिर यही सोचकर जो यहाँ से चला जाता है। हाँ जल्दी से असिस्टेंट को रोकता है और कहता है कि तुम मेरी कोई हेल्प करो, देखो तुम मेरे अच्छे फ्रेंड रह चुके हो, तो मुझे इस बारे में बताओ कि आखिर अंकल मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों गया। फिर जो जैसे यहाँ घर पे आता है तो उसे मेड के जरिए पता लगता है कि शाओ ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है और वो ये बोल कर गई है कि वो उसके लिए कोई भी ट्रबल नहीं क्रिएट करना चाहती है। फिर जो तुरंत यहाँ से शाओ को ढूंढने जाता है और शाओ तो यहाँ कार में बैठकर निकल चुकी होती है और वो फिर यहाँ पर हान के बारे में सोच रही होती है। और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हाई स्कूल टाइम में हान ने उसकी जान बचाया था, तभी से तो वो उसे परस्यू कर रही थी। पर फिर हान बिल्कुल ही चेंज हो गया था और वो उसकी जगह उसकी अडॉप्टेड सिस्टर यून की ज्यादा केयर करता था और यून के लिए उसे हमेशा चिल्लाता भी रहता था। और यून तो बस उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी और उसने ही जानबूझ के अपने आप को चोट पहुंचाते हुए शाओ के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दी थी कि उसने उसे मारने की कोशिश की है और उसने हान को भी यकीन दिला दी थी। तो फिर हान तो ये देखने के बाद यून के ऊपर यकीन करते हुए शाओ को जेल भेज देता है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और शाओ सोच रही होती है कि उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हान पहले कितना ज्यादा अच्छा था और वो इतना बदल गया। तभी शाओ की कार के सामने एक कार आके रुकती है तो ड्राइवर इस बारे में बताता है कि किसी ने अपनी कार आगे रोक लिया है। फिर जो अपनी कार से बाहर निकल के शाओ के पास आता है तो शाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसकी कार का डोर खोलता है और कहता है कि तुम मेरी कार में आके बैठो और फिर वो उसे अपना हाथ देता है। तो फिर शाओ को उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ पर वो उसे अपनी कार में लाने के बाद इस बारे में बताता है कि मैं मेनली 2 रीजन की वजह से तुमसे मिलने आया हूँ। पहला तो ये कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ब्रेकअप का जो सेकेंड डे होता है वो बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है। इस वक्त तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे होंगे, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा और तुम बहुत ही हर्ट होंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने आना चाहता था ताकि तुम बिल्कुल भी अकेला ना फील करो और अपने आप को ब्लेम मत करो। उसे समझाने लगता है कि उसके अंदर कोई कमी नहीं है एंड वो प्यार करना डिजर्व करती है। शाओ कहती है कि लेकिन मैं तो जेल से आई हूँ और मेरी फैमिली में भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है और तुम तो बहुत ही अच्छे हो और मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बेटर पार्टनर डिजर्व करते हो। तो जो तो यहाँ पर शाओ को बता रहा होता है कि वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक है और इररिप्लेसेबल है, तो वैसा बिल्कुल ना सोचे। और फिर ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है। अभी असिस्टेंट तो यहाँ खुश हो रहा होता है। शाओ फिर असिस्टेंट को देखकर दूर हो जाती है और कहती है कि तुम दूसरी चीज क्या बताने वाले थे। तो जो कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम जब अपने घर जाओगी तो तुम्हारी फैमिली फिर से तुम्हें बुली करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए साथ चलना चाहता हूँ। शाओ इसके लिए मान जाती है। फिर दोनों जैसे यहाँ पर शाओ के घर के बाहर पहुंचते तो शाओ तुरंत ही से रोकती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मत चलो, क्योंकि वैसे भी मेरी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और अगर तुम भी वहां पर चलोगे तो वो लोग तुम पर भी उंगली उठाएंगे और पूछेंगे कि हमारे बीच में क्या रिलेशन है, इसलिए मैं अकेली चली जाती हूँ, यही काफी है। और वो मन में सोच रही होती है कि मुझे फालतू का तुम्हारे लिए कोई ट्रबल नहीं करनी है। तो जो शाओ की बात मान जाता है और फिर शाओ अकेले अपने घर में जा रही होती है। तभी असिस्टेंट जो इस बारे में पूछ रहा होता है कि बॉस आखिर आप मिस शाओ को अकेले क्यों जाने दे रहे, अगर आप उनके साथ जाएंगे तो फिर ज्यादा बेटर होता ना, आप उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते और कोई उन्हें बुली नहीं कर पाता। तो जो कहता है कि शाओ यही चाहती है तो मैं उसके हर डिसीजन को रिस्पेक्ट करूंगा और वैसे भी ऑलरेडी वो अब तक बहुत हर्ट हो चुकी है और अगर अब उसे पता लग गया कि जिस फियांसी ने उसे धोखा दिया है मैं उसी का ही अंकल हूँ तो शायद वो मुझसे भी दूर होने की कोशिश करेगी, इसलिए बेहतर है कि अभी उसे ना पता लगे। असिस्टेंट पूछता है कि फिर बॉस आप मिस शाओ को उनकी फैमिली के पास अकेले से जाने देने वाले, वो लोग उन्हें तंग करेंगे तो। वो कहता है कि मैंने सोच लिया हूँ कि मेरे रहते हुए उसे कोई कुछ नहीं कर सकता और वो अब मेरे साथ रहकर जो चाहे वो कर सकती है और उस टाइम पर चाहे वो उन्हें माफ कर दे और या ना माफ करे, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तभी यहाँ घर पे यून से मिलने के लिए हान आया होता है और वो उसे बता रहा होता है कि उसके अंकल की वजह से वो उसे छोड़ने का सोच रहा है, नहीं तो फिर उसके अंकल उसे छोड़ेंगे नहीं। तो फिर ये मना रही होती है कि ऐसा मत करो। तभी इतने में शाओ को अंदर जाते हुए देखकर
हान जल्दी से उसे रोक लेता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुमने मेरा कॉल कट कर दी, बताओ आखिर कल रात तुम कहाँ पर थी। तो शाओ से ये चीज क्लियर करती है कि हमारी एंगेजमेंट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम मुझसे ये सब सवाल करो। तभी इतने में यहाँ पर शाओ के डैड आ जाते हैं और वो उसे ताने सुनाने लगते हैं कि 3 साल जेल में रहने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं सीखी है, और ऊपर से ऐसी बदतमीजी करने के साथ साथ वो कल रात घर पे भी नहीं थी। इसलिए यहाँ पर उसके डैड तो फिर बटलर को बुलाकर उसे पनिशमेंट के तौर पे रूम में लॉक करने के लिए कह रहे होते हैं, ताकि उसे यहाँ के रूल्स अच्छे से याद रहे और वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। तो यहाँ पर शाह फिर उन्हें जवाब देती है कि जब से वो इस घर में आई है, जब वो 14 साल की थी, तभी से उन लोगों को उस पर कभी बिलीव था ही नहीं और उन लोगों ने हमेशा उसकी जगह यून पर ही बिलीव करे, और आपने उसकी वजह से मुझे ऑलरेडी मारा भी है, चिल्लाया भी है। तो इसलिए अब और नहीं, आज से और इसी वक्त से मैं आपकी फैमिली के साथ सारे रिश्ते कट कर रही हूँ और अब मैं कोई इस फैमिली की बेटी नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फेक कर दे देती है। तो उसके डैड तो शॉक हो जाते हैं और उसकी मॉम यहाँ पर उसे चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि आखिर तुम जैसी अनग्रेटफुल लड़की को मैंने पैदा भी कैसे करी, तुम निकल जाओ यहाँ से। तो शॉ कहती है कि मैं तो ऑलरेडी जा रही हूँ, बस मैं अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की कुछ चीजें ले लूँ, तो क्यों ना तुम मॉम डैड से माफी मांग लो, तो शायद वो तुम्हें माफ करके यहाँ पे रख लेंगे। फिर यहाँ पर यून तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, ये चली जाएगी तो अब इस फैमिली की इकलौती मैं ही बचूंगी। तभी यहाँ पर जैसे ही शाओ अपना लगेज लेकर जाने लगती है तो यूनो से कहती है कि तुम्हारे जो अडॉप्टिव पेरेंट्स है वो तो ऑलरेडी मर भी चुके हैं, नहीं तो सोचो यहाँ से जाने के बाद तो तुम तो हेल्पलेस हो जाओगी और तुम रहोगी कहाँ पर। फिर हान भी कहने लगता है कि तुम अगर माफी मांग लोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट वापस से कंटिन्यू करूंगा। शाओ हान से कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसे ट्रैश मैन को अभी भी एक्सेप्ट करने वाली हूँ। फिर तो शाओ के डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहने लगते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, और वो बटलर को ऑर्डर देते हैं कि हमारे फैमिली के नाम पर जितने भी होटल्स हैं उन सभी में ये रुक नहीं सकती, ऐसा ऑर्डर दे दो। तभी एक बहुत बड़े होटल का मैनेजर यहाँ पर शाओ को अपने होटल में इनवाइट करने के लिए आया होता है और यहाँ पर उसे अच्छे से वेलकम कर रहा होता है। तो ये सारे लोग शॉक हो जाते हैं, खास करके शाओ की मॉम तो। और यहाँ पर हान भी इस बारे में सोच रहा होता है कि ये होटल तो असल में उसके अंकल का है, तो वो सोचने पड़ जाता है कि क्या शाओ का सच में मेरे अंकल के साथ कोई रिलेशनशिप है। फिर शाओ तो उन लोगों के साथ बाहर चली जाती है। जैसी वो बाहर आती है तो यहाँ पर जोस के पास आता है, शाओ से थैंक यू बोलने लगती है कि पहली बार मुझे फील हुआ कि कोई मेरे साथ है और वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फिर जो पूछता है कि क्या सिर्फ तुम मुझे से थैंक यू बोलोगी, तो शाओ कहती है कि मैंने अब सोच ली हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो बताओ क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहोगी। जो तो ये सुनकर शॉक हो जाता है कि शाओ मान गई है। यहाँ पर असिस्टेंट भी फिर खुश होने लगता है और जो तो जल्दी से शाओ को उठा लेता है और बताने लगता है कि मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया था, और फिर वो तो उसे लेकर चला जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हान जैसे निकलने को करता है तो यूनो से रोककर कहने लगती है कि सच में सिस्टर तो कितनी ज्यादा खराब है, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी शेमलेस निकलेगी कि पैसों के लिए इसी मैन को अपने आप को बेच देगी, और इवन पैसे नहीं, उसने घर के लिए सब करी है। तो यहाँ पर हान शाओ की साइड लेते हुए कहने लगता है कि शाओ ऐसे टाइप की बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसके बारे में ऐसा मत बोलो। मुझे पता है कि उसने बस वो सब एक्टिंग करने के लिए उन लोगों को बुलाई थी ताकि मैं जेलस फील करूँ और उसके पास जाऊँ, और माना उसने तुम्हारे साथ बुरा करी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसके पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बात करोगी और कुछ भी उसके बारे में बोलोगी। और फिर ये बोलकर हान यहाँ से चला जाता है। तो ये उनको बहुत गुस्सा आती है कि इतने टाइम से मैंने इसे अपने कंट्रोल में रखी हुई थी, पर ये तो पूरा मेरे हाथ से निकल चुका है। अगर ये उस शाओ के पास चला जाएगा फिर तो मेरा सब खराब हो जाएगा और इस घर में भी मेरी जगह नहीं बचेगी। फिर ये तुरंत ही किसी रिपोर्टर को कॉल करती है और उसे कुछ काम दे दी होती है। फिर हम देखते हैं कि जो शाओ को कहीं और लेकर गया होता है, तो वो कहती है कि हम लोग तो मैरिज सर्टिफिकेट लेने आए थे ना। तो वो कहता है कि तुम तो ऑलरेडी मेरी हो, तो इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, अभी सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारा ट्रीटमेंट है। वो उसे मिरेकल डॉक्टर से मिलवाने लाया होता है और यहाँ पे डॉक्टर शाओ का चेकअप करने के बाद कहता है कि उसका ठीक होना पॉसिबल है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनने के बाद शाओ तो शॉक होती है और कहती है कि यानी आप कह रहे हैं कि मेरे पैर सच में ठीक हो सकते हैं। एक्चुअली मैं और भी एक्सपर्ट डॉक्टर से मिल चुकी हूँ और उन्होंने तो कहा कि मेरे पैर कभी ठीक ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये मिरेकल डॉक्टर से कहता है कि फिक्र मत करो, आधे साल के अंदर ही तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे और तुम बैले डांस करने लग जाओगी। तो इस सुनने के बाद शाओ शॉक होती है और पूछती है कि आपको ये भी कैसे पता है कि मैं बैले डांस करती हूँ। तो फिर जो का ये डॉक्टर फ्रेंड उसे देख रहा होता है और यहाँ पर फिर शाओ समझ जाती है कि जो ने उसे बताया। फिर इसके बाद दोनों फाइनली कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और जब बाहर आते हैं तो फिर एक दूसरे को हैप्पी वेडिंग विश कर रहे होते हैं।
फिर शाओ कहती है कि मुझे तो अभी तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। फिर शाओ जैसे यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट खोलकर उसका नाम पढ़ने वाली होती है तभी जल्दी से जो उसे रोक लेता है और कहता है कि नाम की क्या जरूरत है, अब तो तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुलाना होगा। शाओ फिर स्माइल करती है और यहाँ पर जो उससे मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है कि मैरिज सर्टिफिकेट का ध्यान अब मैं रख लूंगा, तो ये मुझे दे दो। तो शाओ उसे दे देती है। इतने में वो देखती है कि कोई न्यूज आई हुई है तो वो देखने लग जाती है। असल में होटल रूम में हान और ये उन दोनों साथ पकड़े गए होते हैं और रिपोर्टर्स यहाँ पर उन लोगों से पूछने लग जाते हैं कि वो अपनी फियांसी को धोखा दे रहा है और उसकी सिस्टर के साथ ये सब कर रहा है। तो हान तो यहाँ पर कुछ कह नहीं पाता। शाओ ये न्यूज देखकर सोचती है कि उसने उम्मीद नहीं करी थी कि ये स्कमबैग इतनी जल्दी अपने असली रंग और बाहर निकालेगा। तभी जो सोच रहा होता है कि शाओ को मेरा ये गिफ्ट पसंद आया होगा कि नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो एक क्लब गया होता है और वो सोच रहा होता है कि शाओ ने उसे ब्लॉक कर दिया, इसका ये मतलब है कि वो बस अभी भी उसे जेलस है इसलिए ऐसा कर रही है। तभी इतने में यहाँ पर इसके जो फ्रेंड्स आए होते हैं उनमें से एक इसे बता देता है कि उसके अंकल ने उसकी फियांसी से शादी कर चुका है और वो दोनों आज मैरिज सर्टिफिकेट लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर खड़े थे। तो हान को यकीन नहीं आता पर फिर गुस्सा होने लग जाता है कि कहीं ये सच तो नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो और शाओ जैसे घर आते हैं तो यहाँ पर जो तो शाओ को किस करने लगता है और तभी यहाँ पर ये लोग पैशनेटली किस कर रहे होते हैं कि शाओ कहती है कि हम लोग रूम में चलते हैं। फिर वो उसे उठा के लेके जा रहा होता है कि तभी इतने में घर में हान आ जाता है और शाओ जैसी उसे देखती है तो वो अपना मुंह छिपा लेती है और जो भी जल्दी से उसे लेके जाने लगता है। यहाँ पर हान ठीक से देख ही नहीं पाता पर सोचता रह जाता है कि क्या वो सच में शाओ होगी। तभी इतने में असिस्टेंट उसे रोकने लग जाता है पर ये फिर भी नहीं मानता और अंदर तक आ जाता है। पर जल्दी से जो यहाँ रूम से बाहर निकलता है और उसे रोकता है। तो हान कहता है कि अंकल मैंने सुना कि आज आपने शादी कर लियो, आज आप मैरिज सर्टिफिकेट लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर खड़े थे, तो मैं अपनी आंटी से मिलना चाहता था। तो जो मना कर देता है कि अभी नहीं। तो हान कहने लगता है कि आखिर आप मुझे आंटी को देखने क्यों नहीं दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी फियांसी है। सोचो अगर आपने सच में ऐसा काम करे होंगे ना तो लोग आपके बारे में क्या बात करेंगे कि आपने अपनी नेफ्यू की फियांसी को छीन लिया। सो इस पर कुछ नहीं कह रहा होता है। तभी यहाँ पर शाओ अंदर छुप कर सोच रही होती है कि क्या उसे शक हो गया है। तभी इतने में जो जल्दी से मौका देखकर रूम में घुस जाता है और जल्दी से फिर शाओ ड्रॉप में आकर छुप जाती है और हान यहाँ देखता रह जाता है कि शाओ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर यहाँ पर जो अंदर आकर हान को चिल्लाने लगता है कैसे कैसे वो अंदर आ सकता है। फिर हान सोचता है कि शायद मैं फालतू का शक कर रहा हूँ। फिर वो चला जाता है। फिर शाओ बाहर निकलती है और जो से पूछती है कि क्या हो गया। जो कहता है कि लगता है तुम उसके बिना रह नहीं पा रही हो, तो चलो मैं तुम्हारे एक्स को कॉल करके बुला देता हूँ। फिर शाओ जो को रोकने जाती है और तभी एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है और फिर शाओ से कहती है कि तुमने मुझे फूल बनाया। वो पूछती है कि कहीं उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना। तो जो कहता है कि उसके अंदर इतना दम नहीं है जो वो मुझे परेशान कर सके। तो शाओ फिर उसकी तारीफें करने लगती है कि तुम्हारी तो कितनी ज्यादा वैल्यू है। फिर इतने में शाओ को बाहर से कॉल आती है कि उसकी फ्रेंड बहुत ही ड्रंक हो गई है। तो शाओ कहती है कि मैं अभी अपनी फ्रेंड को पिक करके आती हूँ। जो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो कहती है कि नहीं मैं जल्दी आ जाऊंगी और फिर वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यून यहाँ पर मॉम डैड से सॉरी कह रही होती है कि असल में वो भी ड्रंक थी और उसे तो हान ने फोर्स किया था, वो कोई उसके साथ जानबूझ के नहीं गई थी। और ये मन में सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो हान मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने वाला है। फिर यहाँ पर मॉम डैड आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि अब क्योंकि शाह ने तो एंगेजमेंट तोड़कर चली गई है तो क्यों ना हमें हान की फैमिली से बात करनी चाहिए कि वो लोग उसकी एंगेजमेंट पार्टनर चेंज करके यून को चुन ले और हान उसके साथ शादी कर ले। फिर हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ बार में पहुंचती है तो ऑलरेडी यहाँ पर हान उसका इंतजार कर रहा होता है और उसके फ्रेंड्स लोग कह रहे होते हैं कि देखना वो जरूर यहाँ पर उसे पिक करने आएगी। तभी यहाँ पर जैसे ही हान शाओ से बात करने लगता है तो वो कहती है कि मेरा पीछे छोड़ो, मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड के लिए आई हूँ। वो देख रही होती है कि उसकी फ्रेंड कितनी ज्यादा ड्रंक है और उसे एक बंदा परेशान करने जा रहा है। और यहाँ पर हान इसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता और उसे परेशान कर रहा होता है। तभी इतने में यून यहाँ पर आई होती है और वो ये देखकर गुस्सा होने लगती है कि ये अभी भी मेरे हान के पीछे पड़ी हुई है, बस झूठा लगता है उसके साथ एंगेजमेंट होने का नाटक करी थी। तभी शाओ हान से अपना पीछे छुड़ाती है और उसे धक्का देते हुए वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उस आदमी को दूर करती है जो उसे परेशान कर रहा था। और वो उसे धमकी देकर डरा देती है कि वो भी पुलिस को कॉल कर देगी। तो फिर वो आदमी भाग जाता है। तभी यून शाओ से बदला लेने के लिए पुलिस को कॉल कर देती है और वो हान की सेक्रेटरी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि उसके बॉस मिस्टर हान को एक लड़की ने चोट पहुंचा दी है। तो यहाँ पर फिर पुलिस पहुंच जाती है तुरंत ही शाओ को अरेस्ट करने के लिए और वो उसे और उसकी फ्रेंड को साथ लेकर जाती है। फिर लोग जब पुलिस स्टेशन आ जाते हैं तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर तो कह देता है कि उन्हें तभी बेल मिलेगी जब यहाँ पर उनका कोई फैमिली मेंबर आएगा।
तो यहाँ पर फिर शाओ की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर शाओ तो इसके लिए बहुत ही embarrassed हो रही होती है और वो फिर जो को कॉल कर देती है। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसे पिक करने के लिए पहुंच जाता है और शाओ की फ्रेंड तो जो को देखते ही उसे पहचान लेती है कि ये तो असल में हान का अंकल है। और ये भी समझ जाती है कि शाओ को इस बारे में पता भी नहीं है और इसने इसे छुपा के रखा है। फिर वो तो डर के मारे शाओ को जल्दी से बाय बोलकर यहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो का वो डॉक्टर फ्रेंड वापस यहाँ पर शाओ का ट्रीटमेंट करने आया होता है और यहाँ पर वो गलती से उसे जो का नाम बता देता है। जब शाओ जो का सरनेम सुनती है तो उसे फिर शक होता है। वो तुरंत ही जाती है फिर स्टडी रूम में और जाकर मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर जल्दी से उसका नाम पढ़ लेती है एंड यहाँ पर फिर वो उसके बारे में जान जाती है। तभी इतने में जो यहाँ पहुंच जाता है और वो शाओ से तुरंत ही कहने लगता है कि मैं जानबूझ के तुमसे ही नहीं छुपा रहा था। शाओ कहती है कि अच्छा तो यानी तुम सच में हान के अंकल हो, तभी तो मैंने सोची कि आखिर तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे। यहाँ पर वो उसे सॉरी कह रहा होता है कि वो जानबूझ के उसे नहीं छुपा रहा था। तो शाओ तो कह देती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस चीज को एडजस्ट करने के लिए। एक्चुअली अब तक तुमने मेरी बहुत हेल्प करी और मैं उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, लेकिन प्लीज मुझे इस बारे में सोचने को थोड़ा टाइम दो। फिर यहाँ पर जो उसका हाथ पकड़ने को करता है पर शाओ तो तुरंत ही चली जाती है। फिर शाओ अपना लगेज लेकर यहाँ बीच रास्ते में जा रही होती है और जो भी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है और उसके सारे गार्ड्स भी। यहाँ पर वो असिस्टेंट को शाओ का कोड देता है और कहता है कि जाओ उसे दे दो। तो फिर यहाँ असिस्टेंट शाओ को मनाने लगता है कि मैडम प्लीज आप अपने ऊपर गुस्सा मत निकालो, आप चाहे तो बॉस को ऐसे ठंडी में सड़ने दे दो, लेकिन प्लीज आप ये कोट पहन लो। तो फिर शाओ ले लेती है और कहती है कि मैं अपना खुश हूँ, तो तुम लोग अब जाओ यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो। फिर शाओ यहाँ एक होटल तक पहुंच जाती है और जो भी उसके पीछे पीछे अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पर आया होता है। जब शाओ अंदर चली जाती है तो असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी होटल है, मैडम यहाँ पर सेफ रहेंगी। यहाँ पर जो कहने लगता है कि मुझे उसकी फिक्र हो रही है, उसने डिनर भी नहीं करी थी, तो तुरंत ही होटल के मैनेजर से बात करो कि वो शाओ के रूम तक खाना अच्छे से पहुंचा दे। फिर इसके बाद मैनेजर यहाँ पर शाओ तक खाना भी पहुंचा देता है और उसके लिए डॉल भी लेकर आया होता है और बताता है कि ये उसके हस्बैंड मिस्टर जू ने उसके लिए भेजा है। तो फिर शाओ इस डॉल को ले लेती है और वो यहाँ पर गुस्सा निकाली थी होती है। तभी इतने में उस डॉल में जो का वॉइस रिकॉर्डिंग होता है जिसमें वो उससे माफी मांग रहा होता है, कहता है कि वाइफ प्लीज मान जाओ और मुझे माफ कर दो। शाओ को गुस्सा आती है और वो इस डॉल को दरवाजा खोलकर बाहर फेंकने जाती है। तभी यहाँ पर मैनेजर और सारे गार्ड्स आए होते हैं और वो लोग जो के बदले में उससे माफी मांग रहे होते हैं। फिर शाओ यहाँ पर दरवाजा बंद करती है और जो को कॉल लगाकर उसे बात करती है और उससे कहती है कि अब मुझे सब पता लग गया है, यानी कि शुरू से तुम मेरे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे थे और यानी तुमने इस रिलेशनशिप के लिए हान और यून को भी फंसाने की कोशिश कर रहे थे और तुमने वहां पर सारे रिपोर्टर्स को भेजे थे। वो ऐसी काफी सारी चीजें उसे बताने लग जाती है कि उसने इतनी सारी प्लानिंग की है। यहाँ पर जो उन सब चीजों के लिए सॉरी बोल रहा होता है कि ये सब उसने उसे जीतने के लिए किया। शाओ कहती है कि जरूर तुमने मुझे बहुत ही स्टूपिड समझा होगा ना कि मैं कोई काम की नहीं हूँ और तुम मेरे खिलाफ ये सब प्लानिंग करोगे और मैं तुम्हारे जाल में भी फंस जाऊंगी। यहाँ पर जो फिर उसे मनाने लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, उसने इतना कुछ नहीं सोचा था। वो उसके होटल रूम के बाहर तक पहुंच जाता है और उसे मनाने लगता है कि वाइफ प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जैसे ही शाओ यहाँ दरवाजा खोलती है तो जो अंदर आते के साथ ही उसे किस करने लगता है और मनाने लग जाता है कि वाइफ प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। वो यहाँ पर उसका गुस्सा देखकर कहता है कि इससे प्रूव होता है कि तुम भी मुझे बहुत लाइक करती हो। फिर यहाँ पर शाओ भी उसे किस करती होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हान को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से शाओ की रिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाता है। तो उससे पता लगता है कि वो रिंग एक ऑक्शन में खरीदी गई है। तो ये सब सोच रहा होता है कि उसने बस मुझे फूल बनाने की कोशिश करी है, छोटी रिंग खरीद कर, उसकी कोई शादी नहीं हुई है। और तभी इतने में यहाँ पर हान तो शाओ के होटल रूम के बाहर तक पहुंच जाता है और कहता है कि अब फाइनली मैं उससे मिलके रहूंगा। वो रूम कार्ड लगाकर यहाँ पे दरवाजा खोल लेता है। तभी हान की यहाँ पर शाओ आवाज सुन लेती है और जो से कहती है कि सच में तुम दोनों बिल्कुल एक ही तरह के हो, क्या तुम्हारी फैमिली के लोग बस अपना कार्ड यूज करके यहाँ पर कोई भी होटल रूम में आ जाते हैं, कैसे लोग हो। सो कहने लगता है कि देखो तुम डरो मत, आखिर हम दोनों का अब लीगल रिश्ता है। तो शाओ फिर भी नहीं मानती और इसे बाथरूम में छिपा देती है। फिर जैसे ही हान अंदर आता है तो वो शाओ से पूछने लगता है कि तुम अभी किससे बातें कर रही थी। तो शाओ प्रिटेंड करती है कि किसी से भी नहीं। जो कुछ आवाज कर देता है तो फिर हान कहने लगता है कि तुमने अंदर किसी को छुपा के रखी हो। तो शाओ से रोकती है और कहती है कि अगर मैंने किसी को छुपा के भी रखी होती तो भी तुम ये पूछने वाले हो कौन, क्योंकि हमारा रिलेशन तो ऑलरेडी टूट चुका है। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि ये सारी ट्रिक्स खेलना बंद करो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम अभी भी मुझे भूल नहीं पाई हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम यहाँ इसी होटल में रूम नहीं लेती, तुमने मुझे सेड्यूस करने के लिए सब करी हो ना।
और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर ये देखकर तो जो को गुस्सा आ रही होती है। तभी इतने में शाओ सीधा इस हान को थप्पड़ लगाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि अब तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हो और मेरी ऑलरेडी शादी भी हो चुकी है, पर तुम अभी भी मेरे पीछे पड़े हो। वो उसे चिल्लाती है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ समझ नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तो फिर हान अपनी इतनी बेइज्जती सुनने के बाद चला जाता है। फिर जैसे ही जो यहाँ पर बाथरूम से बाहर आता है तो वो शाओ को हक करता है। फिर वो इसे भी भगा देती है कि तुम भी अब यहाँ से बाहर जाओ। और फिर वो तो सोचे पड़ जाती है कि मैंने सोची भी नहीं थी कि मैं अपनी एक्स फियांसी की आंटी बन जाऊंगी। तभी इतने में शाओ को अपने किसी अंकल की कॉल आती है और वो उसे इस बारे में बता देते हैं कि उसके ग्रैंडपा अभी हॉस्पिटल में बीमार है, क्योंकि असल में यून ने उन्हें उसकी और हान की शादी टूटने के बारे में बता दी थी। तो उन्हें शॉक लग गया और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। यहाँ हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि डॉक्टर यून से उसकी साइन मांग रहा होता है कि वो पेशेंट की फैमिली मेंबर है। तो यहाँ पर ये सोच रही है कि अगर ग्रैंडपा मर जाएंगे तो फिर आखिर इस फैमिली की हेयर तो मैं ही बनूंगी। तो वो साइन करने से मना कर देती है कि उसे कोई भी रिस्क नहीं चाहिए। तभी इतने में शाओ यहाँ पहुंचती है और सीधा इसे थप्पड़ लगाकर जल्दी से डॉक्टर को बताती है कि मैं असल में पेशेंट की ग्रैंड डॉटर हूँ, और वो तुरंत ही साइन कर देती है। दूसरी ओर हम हान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और शाओ की बातों के बारे में ही याद कर रहा होता है। इतने में इसे भी असिस्टेंट की कॉल आती है और इसे पता लग जाता है कि शाओ के ग्रैंडपा असल में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये भी तुरंत ही हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है और उसी वक्त ही जो भी। तो यहाँ पर फिर हान कहने लगता है कि अंकल आप भी यहाँ पर आए, लगता है आप आंटी से मिलने आएंगे, मैं तो यहाँ पर अपनी फियांसे से मिलने आया हूँ। फिर यून शाओ को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारी, तुम आखिर हो क्या, तुम्हारे पास तो घर तक भी नहीं है। यहाँ पर फिर शाओ इसका बाल भी नोचती है और उसे चिल्लाती है कि अगर मेरे ग्रैंडपा को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो यून कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ये डिजर्व करते हैं, आखिर वो मेरे सामने तुम्हारी साइड ले रहे थे, अच्छा हुआ उनके साथ। और फिर यून तो यहाँ पर शाओ को थप्पड़ भी लगानी चाहिए होती है। तभी जो यहाँ पहुंचकर इसका हाथ रोकता है और वो तुरंत ही शाओ की केयर करने जाता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर इतने में यहाँ पर हान भी पहुंच जाता है इस यून की साइड लेने के लिए, क्योंकि यून यहाँ पर शाओ के ऊपर ब्लेम डालकर उसके सामने फिर अच्छा बन रही होती है। शाओ हान को चिल्लाती है कि तुम होते कौन हो मुझे कुछ बोलने वाले, यहाँ मेरा हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो तुम्हारे पास तो कोई राइट्स नहीं मुझे कुछ सुनाने के लिए। फिर यहाँ पर हान तो सोचे पड़ जाता है कि आखिर मेरे अंकल इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी यहाँ पर शाओ जो को कह देती है कि आज मेरी ग्रैंडपा की जो हालत हुई है वो इस यून की वजह से हुई है, इसलिए मैं चाहूंगी कि इसे जेल हो। तो जो कहता है कि ठीक है और वो तुरंत ही कॉल करने लग जाता है। फिर ये यून तो डर जाती है और हान को अपनी साइड लेने की कोशिश करती है, पर फिर हान भी उसे चिल्लाता है कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब है, उसने यहाँ पर ग्रैंडपा के ट्रीटमेंट के लिए साइन भी नहीं करी थी, आखिर वो क्या करना चाहती है। फिर इतने में डॉक्टर बाहर आता है और बताने लगता है कि पेशेंट अभी खतरे से बाहर है तो आप उनसे मिल सकते हैं। तो फिर जल्दी से शाओ और जो देखने के लिए जाते हैं। तो फिर यून तो हान को कहने लग जाती है कि देखो ग्रैंडपा को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, तो प्लीज अब तुम अपने अंकल से बात कर लो कि वो मुझे माफ कर दे और मुझे बिल्कुल भी जेल ना भेजे। तो यहाँ पर फिर हान इसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि तुमने जो गलती करी हो उसकी सजा तो अब तुम्हें मिलेगी। तो फिर वो कहने लग जाती है कि मैंने ये सब इसलिए करी क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तो आखिर मैं बिना कोई आइडेंटिटी के तुमसे शादी कैसे करती, तो इस वजह से अपनी फैमिली में जगह बनाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो हान चिल्लाता है कि अपने गंदे कामों के लिए तुम मेरे ऊपर इल्जाम मत डालो कि तुमने ये सब मेरे लिए करी हो। तो फिर यून फिर से इसे ब्लैकमेल करने लगती है कि आखिर मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तो आखिर तुम मुझे ऐसे कैसे जेल में जाने दे सकते हो, मेरे पैर में ऐसी चोट लगी है, फिर मेरा क्या होगा, आखिर तुम्हें मेरी केयर करनी होगी। तो फिर हान मान जाता है कि ठीक है तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए ये लास्ट बार मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन इसके बाद फिर तुम मुझसे दूर रहना, ऐसे कहकर वो चला जाता है। यून सोचती है कि अच्छा हुआ इस चीज का यूज करके मैंने भी इसे ब्लैकमेल कर दी। फिर यहाँ से हान घर जाने के बाद अपने असिस्टेंट के जरिए यून के बारे में एविडेंस मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करवा देता है और वो सोचता है कि सॉरी शाओ मैं इस बार ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं हमेशा तुम्हारी साइड लूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हम देखते हैं कि यून यहाँ पर घर पे होती है, जैसे यहाँ पर शाओ के मॉम डैड आते हैं तो फिर वो उन्हें बताने लगती है कि डॉक्टर ने बताया कि ग्रैंडपा हमेशा के लिए अब कोमा में चले गए। तो इस नतीजे के साथ ही वो लोग फिक्र करने लगते हैं। फिर ये इन लोग को बताती है लेकिन ग्रैंडपा ने कोमा में जाने से पहले अपनी ये विल मुझे दे के रखे और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी सारी इनहेरिटेंस मेरे नाम पे कर दिए। ये सुनकर ये लोग बहुत ही खुश होने लगते हैं। यहाँ पर यून तो सारा इल्जाम शाओ के ऊपर डाल देती है कि उसने ही असल में ग्रैंडपा को गुस्सा दिलाई और अब वो कोई काम की नहीं रही। यहाँ पर फिर शाओ के मॉम डैड तो उसे ब्लेम कर रहे होते और ये उनके लिए खुश हो रहे होते हैं। और फिर ये लोग जैसे यहाँ से जाते
तो यून बड़ी खुश होने लग जाती है ये सोचकर कि अब तो इस पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी मेरी है। अच्छा हुआ मैंने उस ओल्ड मैन के बेहोश में होने से पहले फिंगरप्रिंट ले ली थी और इस बिल को पहले से बना के रखी थी। दूसरी ओर हम शाह को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा को यहाँ बेहोश हाल में हॉस्पिटल में देख रही होती है और वो बस याद कर रही होती है कि जब वो पहली बार इस घर में आई थी तो पूरी फैमिली उसे अजीब तरीके से देख रहे थे और यहाँ मेड्स भी उसकी बुराई कर रहे थे। कोई भी उसके साथ नहीं था, कोई उसे पसंद ही नहीं कर रहा था, बस उसके ग्रैंडपा ही थे जो कि उसे तब भी पसंद कर रहे थे कि वो विलेज से आई हुई तो क्या हुआ है, तो वो उनकी ग्रैंड डॉटर और वो उसे बहुत प्यार करते थे। इसलिए शाओ यहाँ पर अपने ग्रैंडपा के लिए रो रही होती है। तभी इतने में उसके मॉम डैड यहाँ पर ग्रैंडपा को देखने के लिए पहुंचते हैं और वो फिर शाओ को चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा की ये हालत हो गई। तो शाओ कहती है कि ये हालत तो आपकी वजह से हुई है, आप लोग बहुत ही अनग्रेटफुल हो जो आपने यून जैसी लड़की को अपने घर पे रखा और उनकी वजह से ग्रैंडपा की हार्ट कंडीशन ऐसी हो गई। तो फिर उसके मॉम डैड कहते हैं कि अच्छा तो तुम अपना सारा इल्जाम अब यून के ऊपर डाल रही हो, और फिर वो तो यहाँ पर शाह को थप्पड़ लगाने जा रहे होते हैं पर तभी जो पहुंच जाता है और उनका हाथ रोक लेता है। तो फिर यहाँ पर शाह के मॉम डैड तो जू को देखकर खुश जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर उस जैसा इतना रिच बंदा यहाँ पर उनके ओल्ड मैन को देखने कैसे आ गया। जो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है और असिस्टेंट यहाँ पर शाह के डैड को थप्पड़ लगाता है और जो बता देता है कि ये उसने यून के लिए उसे मारा है। तो फिर वो कहते हैं कि आखिर ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, मैं तो बस अपनी इस अनग्रेटफुल बेटी को सबक सिखा रहा था। तो जो बताता है कि शाह उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो बताने चाह रहा होता है तो शाह उसे बताने से मना करती है और कहती है कि मैं इन लोगों को देखना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पर फिर असिस्टेंट इन दोनों को यहाँ से बाहर लेकर जाता है और शाह यहाँ पर जो से कहने लगती है कि मैंने उनके साथ ऑलरेडी अपने रिश्ते कट कर चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी उनके साथ कोई रिश्ता हो, इसलिए उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। फिर असिस्टेंट इन दोनों को चिल्लाकर यहाँ से जाने के लिए बोल देता है और ये दोनों आपस में सोचते हैं कि क्या यून ने हमें झूठ बोली। जब ये लोग घर जाते हैं तो यून से इस बारे में पूछते हैं तो यून फिर से इन लोगों को अपनी बातों में ले लेती है और यहाँ पर फिर डैड मान जाते हैं कि कल वो उसे कंपनी लेके चलेंगे और उसे अपनी कंपनी का हेयर अनाउंस करेंगे। तो ये सुनकर यून खुश हो रही होती है। दूसरी ओर शाह अभी भी अपने ग्रैंडपा के पास बैठी होती है। तभी जो उसे कोर्ट से कवर करता है। इतने में असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि ग्रैंडपा के घर की सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुकी है और किसी ने पहले ये सारा काम कर दिया और असल में अब मिस शाह के डैड कंपनी के शेयर होल्डर मीटिंग में मिस यून को अपनी कंपनी का हेड बनाने जा रहे हैं। तो फिर लोग वीडियो में मीटिंग देखने लगते हैं पर तभी इतने में यहाँ पर शाह भी पहुंच जाती है और वो सारे शेयर होल्डर को यहाँ पर अपना बिल दिखाने लगती है कि असल में ग्रैंडपा ने मेरे नाम पर सारे शेयर्स करके गए। तो सारे शेयर होल्डर फिर इस बारे में देखकर शॉक होते हैं। यहाँ पर शाह याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाह इस बारे में जो से डिस्कस करती है कि यून ने ये सब उसके ग्रैंडपा की कंपनी छीनने के लिए करी है और आखिर ये कंपनी ग्रैंडपा की मेहनत थी, तो ऐसे कैसे वो यून को ये लेने दे सकती है। तो जो से फुल सपोर्ट कर रहा होता है और वो उसे अपना प्लान समझाता है और बताता है कि अभी उन दोनों को ये प्रिटेंड करना पड़ेगा कि वो दोनों मैरिड नहीं है और जब वो यून को ये यकीन दिला देगी कि उसके पास कोई नहीं है तो वो अपने सारे असली रंग बाहर दिखा देगी और यही वो वक्त होगा कि वो लोग उससे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। शाह यही सारी प्लानिंग यहाँ पर करके आई होती है कि इस बार यून बचेगी नहीं। तब यहाँ पर यून सभी शेयर होल्डर के सामने शाह को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी ये विल झूठी होगी, तुम झूठ कह रही हो, ग्रैंडपा तो कोमा में, ऐसे कैसे तुम उनसे साइन करवा के ये कर सकती हो, यही लीगल हुआ। तो शाह बताती है कि उसका ये कॉन्ट्रैक्ट कोई फेक नहीं है। वो कहने लगती है कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और अगर ये झूठा निकले ना तो मैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, क्या तुम लोगी, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। तो फिर यून कुछ नहीं कह पाती है और हम देखते हैं जो ये मीटिंग फुटेज के जरिए देख रहा होता है और वो शाह का ऐसे स्ट्रॉन्ग बिहेवियर देखकर खुश होता है। फिर यहाँ सारे शेयर होल्डर कहने लगते हैं कि आखिर दोनों के कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रियल लग रहे हैं, तो आखिर हम किस पर बिलीव करें। फिर तो अब तो जब ओल्ड मैन को होश आएगा वही डिसाइड करेंगे। तो फिर यून पूछने लगती है कि अगर उन्हें होश नहीं आया तो उससे पहले भी तो डिसीजन लेना होगा ना। तो फिर लोग कहते हैं कि फिर तो एक ही रास्ता है कि दोनों जन अपना अपना प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे और जो जीतेगा वो ही असल में इस कंपनी का हेड बनेगा। ये सुनते के साथ ही यून मना करने लगती है कि आखिर मैं इस चीज के लिए नहीं मानने वाली हूँ और वो मन में सोच रही होती है कि पक्का अगर मैंने इसके साथ कंपटीशन कर ली तो यही जीतेगी क्योंकि ये सब चीजों में तो यही अच्छी है। तभी शाह से पूछती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे डर रही हो, क्या तुम्हारे अंदर लगता है बिल्कुल भी कोई बिजनेस स्किल है नहीं। तो यून कहती है कि सिस्टर मैं तो तुम्हारे लिए फिक्र कर रही थी, तुम तो कभी कॉलेज ही नहीं गई हो, तुम्हें आता ही क्या होगा।
इसलिए अगर तुमने प्रोजेक्ट हैंडल करी तो तुम तो कंपनी को बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में डाल दोगी, इसलिए मुझे कंपनी की भी ज्यादा पड़ी है। और फिर दोनों के बीच में कंपटीशन डिसाइड हो जाता है। इसके बाद शाओ यहाँ पर जो से मिलने आती है, तो जो इससे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए काफी यहाँ पर चीजें दे रहा होता है जिससे वो सीख सकती है। तो शाओ बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मेरे पास तुम हो तो मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा हस्बैंड है जो मुझे प्रोटेक्ट करे। ऐसा बोलकर वो उसे किस करती है। फिर इसके बाद वो कंपनी आ जाती है और यहाँ पर अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करती है। अभी कंपनी में हान भी आया होता है और वो शाओ को देखकर खुश हो जाता है और उसके लिए बड़ा सा फ्लावर बकेट लेकर आया होता है। तो वो उसे चिल्लाती है और कहती है कि आखिर मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, पर आखिर तुम भूल कैसे जाते हो। और फिर इसके बाद ये लोग कंपनी में काम कर रहे होते हैं और प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए जाते हैं जहाँ पर जो भी आया होता है, पर वो इस बार बिल्कुल भी शाओ की साइड नहीं लेता और उससे यहाँ पर गुस्सा होने का नाटक करता है। तो यूं तो बड़ी खुश हो जाती है कि अच्छा है, हान के अंकल जो और शाओ के बीच में कुछ है ही नहीं और वो उसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। फिर वो तो बड़ी खुश होने लग जाती है कि शाओ के पास कोई सपोर्ट ही नहीं है और वो बड़े मजे में अपने सारे काम करे जा रही होती है। वो शाओ के मॉम डैड को भी बर्बाद कर देती है और उनसे सब कुछ ले लेती है और उन्हें अपनी असलियत दिखा देती है कि वो कोई उन्हें अपने मॉम डैड की तरह ट्रीट नहीं करती थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जब उन्हें शाओ के बारे में पता लगा था कि उनकी असली बेटी मिल गई है तो फिर वो लोग तो उसके लिए रो रहे थे। तो तभी से इसने डिसाइड कर ली थी कि वो लोग उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते और वो शाओ को भी छोड़ेगी नहीं। इसकी असलियत जानने के बाद ये दोनों काफी शौक होते हैं और फिर यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि वैसा ना करे, तो भी ये नहीं मानती है और उन्हें घर से भी निकाल देती है। शाओ की मॉम यहाँ पर उसे माफी मांगने के लिए आती है कि उन्हें अपनी गलती के बारे में पता लग गया है। तो यहाँ पर शाओ कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है। फिर वो अपनी मॉम को युन के खिलाफ वो एविडेंस लाने के लिए बोलती है जिससे फिर उसके ग्रैंडपा को उसने मारी है ये वो प्रूफ कर पाएगी। तो शाओ की मॉम प्रूफ ले आती है और फिर हम देखते हैं कि शाओ अपना बैले डांस करने गई होती और यहाँ पर युन भी आई होती और तभी पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास एविडेंस होता है कि उसने शाओ के ग्रैंडपा को मारने की कोशिश करी थी। इस तरीके से फाइनली शाओ युन से अपना बदला ले लेती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ के मॉम डैड भी उससे माफी मांगने के लिए आते हैं, पर वो तो कह देती है कि इतनी इजीली वो उन्हें माफ नहीं कर पाएगी। फिर हम देखते हैं कि जब युन को अरेस्ट होते हुए ये वाली न्यूज हान को पता लगती है तो उसे ये भी पता लग जाता है कि असल में वो अब तक उसे झूठ बता रही थी और असल में वो उसकी लाइफ सेवर तो है ही नहीं। और फिर ये सब याद करता है तो इसे पता लगता है कि शाओ असल में इसकी लाइफ सेवर है और अब तक यून ने उसे कितने सारे झूठ बोली है। इससे अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसने सच में शाओ को कितना हर्ट कर दिया। फिर वो उसे माफी मांगने के लिए जाता है, पर यहाँ पर शाओ उसे सब याद दिलाती है कि उसने उसके साथ कितना कुछ गलत किया, कभी उसका साथ दिया ही नहीं, इसलिए अब वो उसके लिए कोई मायने रखता ही नहीं और वो उसे छोड़कर यहाँ से जो के साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो और शाओ फाइनली अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। शाओ ने अपने मॉम डैड को भी माफ कर दी होती है और यहाँ पर जो और शाओ का तो जल्द ही बेबी होने वाला होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान तो शाओ की याद में एक मॉन्क बन चुका होता है और वो जिंदगी भर बिना शादी किए उसकी याद में रहने का सोच लिया होता है। और दूसरी ओर युन तो जेल में सड़ रही होती है और वो तो पागल भी हो चुकी होती है। फिर फाइनली शाओ का डिलीवरी का टाइम आ जाता है और यहाँ पर उसकी मॉम बहुत ही फिक्र कर रही होती है कि उसका सेफली बेबी हो जाए और वो ठीक हो। फिर फाइनली सेफली बेबी हो जाता है, तो ये देखने के बाद फिर जो को बहुत ही खुशी मिलती है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।